हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि सब आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और टॉपिक हमारा चल रहा है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जल्दी से सभी बच्चे मुझे बताएंगे याद करके कि कैपिटल गेन की जो सेक्शन कवरेज है वो किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है। जल्दी जल्दी अपने जवाब मुझे भेजिएगा कि सेक्शन कवरेज क्या है कैपिटल गेन चैप्टर की। जल्दी से बताइएगा कि सेक्शन कवरेज क्या है कैपिटल गेन चैप्टर की। सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 55 ए तक मनीषा का जवाब आया। वेरी गुड मनीषा। तो सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 55 कैपिटल ई तक इसकी सेक्शन कवरेज है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चैप्टर का जो पहला सेक्शन होता है वो होता है चार्जिंग सेक्शन। तो कैपिटल गेन भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। और सेक्शन 45(1) जो है कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन है, जिससे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हमें पता लगती हैं। और वो दो चीज़ें हैं कि देयर मस्ट बी ए कैपिटल एसेट और कैपिटल एसेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड। और कैपिटल एसेट क्या है, इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14 एंड व्हाट इज ट्रांसफर इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47। तो कैपिटल एसेट की तो डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, उसे बार बार रिकॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रांसफ़र की डेफिनेशन मैं पढ़ाऊँगा कुछ दिन बाद आपको। उससे पहले हम ये जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था कि टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। तो कितने तरीके के कैपिटल गेन हैं? कैपिटल गेन है दो तरीके के, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो सेक्शन है वो क्या है? सेक्शन 229 कैपिटल बी। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो सेक्शन है वो क्या है? सेक्शन 242 कैपिटल बी। ये सेक्शन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज ए गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज ए गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। जस्ट हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड व्हाट इज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज गिवन अंडर सेक्शन 229 कैपिटल ए। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज एसेट विच इज नॉट ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो सारी बात आके टिक जाती है कि व्हाट इज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 242 कैपिटल ए, 2 क्लॉज 42 कैपिटल ए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तीन पार्ट हैं। नॉर्मल केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज एसेट विच इज हेल्ड बाय द एसएससी नॉट मोर देन 36 months immediately preceding the date of its transfer. Short term capital asset is a asset which is held by the SSC for not more than 36 months immediately preceding the date of its transfer. नॉर्मल मेन डेफिनेशन यही है, यानी कि एग्जैक्टली 3 साल तक अगर आपके पास कोई एसेट है वो शॉर्ट टर्म है, और 3 साल से एक भी दिन ज़्यादा है तो वो एसेट आपकी क्या है? लॉन्ग टर्म बन जाती है। लेकिन हाउएवर इन द फॉलोइंग केसेज द पीरियड ऑफ 36 months शैल बी सब्स्टिट्यूटेड इनटू 12 months और 24 months। कुछ एसेट के केस में 12 months का पीरियड है ये डिसाइड करने के लिए वेदर इट इज ए एसेट लॉन्ग टर्म और ए शॉर्ट टर्म। अब कुछ एसेट के केस में ये पीरियड जो है आपका 24 months है। तो पहले 12 months की बात कर लेते हैं। अगर कोई भी आपके पास सिक्योरिटीज हैं अदर देन यूनिट, कोई भी सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी की भी डेफिनेशन मैंने बता दी थी आपको। सिक्योरिटीज के अंदर शेयर भी शामिल हैं, सिक्योरिटीज के अंदर डिबेंचर्स भी शामिल हैं, सिक्योरिटीज के अंदर यूनिट भी शामिल हैं और डेरिवेटिव वगैरह भी शामिल हैं। तो कोई भी सिक्योरिटीज हैं अदर देन यूनिट विच इज रिकॉग्नाइज विच इज लिस्टेड इन ए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, वो आपको देंगे। लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं या नहीं है? तो अगर मैं बात करूँ लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं आपके पास, तो उसके लिए पीरियड क्या होगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का? 12 महीने होगा। अगर लिस्टेड कंपनी के डिबेंचर है आपके पास तो उसके लिए पीरियड क्या होगा आपके लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिसाइड करने का? 12 months का होगा। इसके अलावा जीरो कूपन बॉन्ड, इसके अलावा एक एसेट और थी जिनके लिए आपका 12 महीने का पीरियड रहता है। इक्विटी यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनके लिए 12 महीने का पीरियड है। 24 months का जो पीरियड है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड करने के लिए शेयर्स ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी। यहाँ पर केवल शेयर्स की बात की गई है, ध्यान रखिएगा।
इसका मतलब है अगर आपके पास डिबेंचर है अनलिस्टेड कंपनी के तो 36 मंथ, यानी कि मेन डेफिनेशन से ही पता लगेगा कि आपकी लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। क्योंकि जब लिस्टेड कंपनी की जो 12 महीने का पीरियड था तो वहाँ लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटी के बारे में बात थी, यानी कि वहाँ पर शेयर या डिवेंचर को अलग नहीं किया गया था, सिक्योरिटी में सब कुछ शामिल है। तो सिक्योरिटी अगर लिस्टेड कंपनी की है तो 12 महीने का पीरियड है, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं तो 24 महीने का पीरियड है, और अनलिस्टेड कंपनी के डिबेंचर हैं तो उसके लिए 36 महीने का पीरियड है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसाइड करने का। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर था या नहीं था। पिछली क्लास में मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी। फिर हम आगे चलते हैं, आज न्यूमेरिकल पार्ट को भी शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है इस चैप्टर के, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, समझाना मेरा काम है, डरने की ज़रूरत नहीं है। कि थ्योरी बहुत है इस चैप्टर के अंदर, और वो थ्योरी खाली रटने से रिलेटेड नहीं है, वो समझने से रिलेटेड है। अगर एक कॉमा है तो उसका भी एक रीजन है, एक फुल स्टॉप लगा हुआ है तो उसका भी एक रीजन है। तो जब आप समझ समझ के चलेंगे, याद करेंगे, तो इंटरेस्ट आपका बनेगा। न्यूमेरिकल इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप सोचते हैं बिना थ्योरी याद करे हुए, बिना थ्योरी समझे हुए आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे तो ये आपकी भूल होगी। पूरी इनकम टैक्स में ये तो है ही है, थ्योरी बेस्ड न्यूमेरिकल है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल नाम की कोई वस्तु या चीज़ नहीं होती है इनकम टैक्स के अंदर। हाँ, जैसे आपने सैलरी चैप्टर में थ्योरी पढ़ी, हाउस प्रॉपर्टी में थ्योरी पढ़ी, तो वो थोड़ी कम टेक्निकल थी। यहाँ पर अब जितने भी आगे चैप्टर आएंगे तो वो टेक्निकल ज़्यादा है, बारीकी बातें ज़्यादा हैं। तो जवाब आ गए हैं आपके कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। ये जैसे नोट्स आपके सामने खुले हुए हैं तो ये रिकैप है पूरे चैप्टर का, ये तो बाद में आपके करने के लिए है। ये सब मैं करा ही चुका हूँ, ये सब मैं करा ही चुका हूँ। अब सीधे बीच में कुछ 2-3 पेज छोड़कर यहाँ ट्रांसफर की डेफिनेशन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब हम आ जाते हैं सीधे फॉर्मेट टू कैलकुलेट कैपिटल गेन। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो फॉर्मेट टू कैलकुलेट कैपिटल गेन, दो तरीके के कैपिटल गेन हैं, तो दो तरीके के फॉर्मेट भी हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने का अलग फॉर्मेट है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने का अलग फॉर्मेट है। तो पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। न्यूमेरिकल, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर। इस तरह समझ लीजिए कि जैसे 7th 8th के बच्चे को मैं एक एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ कि बेटा आपने एक कोई एसेट परचेज करी और वो 10 लाख रुपए की थी, माना मकान ही परचेज करा, आपने 10 लाख रुपए का था। उसके बाद आपने मकान परचेज करने के बाद उसमें 5 लाख रुपए और लगाए रिनोवेशन में, रिकंस्ट्रक्शन में, और कुछ समय बाद आपने ये जो मकान है 18 लाख रुपए का सेल कर दिया। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने कि मैं एक बच्चे से सवाल पूछता हूं कि 10 लाख रुपए का आपने कोई मकान परचेज किया, उसमें 5 लाख रुपए आपने रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन वगैरह में लगाए, और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर, वो 18 लाख का आपने क्या किया, सेल कर दिया। और मैं बच्चे से पूछता हूं कि बताइए कितना प्रॉफिट हुआ, तो आपका जवाब क्या होगा? बच्चों की जगह आप हैं, जो बच्चा मैं आप एग्जाम्पल में ले रहा हूं वो आप ही हैं, तो इसी का क्या जवाब आया कि जी प्रॉफिट जो होगा वो 3 लाख रुपए होगा। प्रॉफिट जो होगा वो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लीजिए आप, यानी कि खरीदने की कॉस्ट। ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मान लीजिए आप, यानी कि खरीदने के बाद जो आप खर्चा करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, वो से कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहते हैं। और ये मान लीजिए आप सेल प्राइस, सेल कंसिडरेशन मान लीजिए। तो इसी का ये कैसे निकाला आपने? मीनाक्षी का भी जवाब 3 लाख रुपए आ गया, सभी का जवाब 3 लाख रुपए होगा, क्योंकि आप तो काफ़ी बड़े हैं। मैं तो बता रहा हूँ कि अगर मैं जो 8th स्टैंडर्ड में है बच्चा, उससे भी पूछता हूँ तो वो भी इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल यही देगा जो जवाब आपने दिया है। तो वेरी गुड। तो ये 3 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है ये कैसे निकला? ये निकला कि सर सेल कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दीजिए और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस कर दीजिए, तो 3 लाख रुपए आ जाएगा। इसमें कोई बहुत भारी भरकम तो चीज़ है नहीं। तो वेरी गुड।
और यही इसका फॉर्मेट भी है। कैपिटल गेन चैप्टर का जो फॉर्मेट है वो यही है। तो जब मैं लिखवाऊंगा तो लिखना स्टार्ट कीजिए, अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन, हाउ टू कैलकुलेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो हाउ टू कैलकुलेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। किस तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये कैलकुलेट होगा, किस तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा ये देखिएगा। देखिए कोई भी चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं पहले भी बता चुका हूं, ऊपर हेडिंग आ जाती है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। जैसे हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, जब हमने सैलरी चैप्टर में करा, जब हमने हाउस प्रॉपर्टी में करा, तो वहां पे लिखा कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर दैट सैलरी या कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। तो जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में सबसे पहले ऊपर वही लिखा जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है, जल्दी से बताइए। आप मुझे चेक कर लूँ आपको पता भी है नहीं पता, जल्दी से बताइए कि कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है हमारा। वेरी गुड, इसी का 2021-22 इज आवर असेसमेंट ईयर। तो जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और आपने प्रॉफिट निकाला था, प्रॉफिट निकालते वक्त आपने सबसे पहले लिया होगा सेल कंसिडरेशन। तो सेल कंसिडरेशन मैं आगे शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा एससी, आपको पेपर में करते वक्त पूरा यूज करना है। तो यहां पर अमाउंट आ जाएगी उसकी लेस। एक चीज और मैं इसमें बढ़ाऊंगा, लेस एक्सपेंसेज ऑन ट्रांसफर। मेरे ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं थे, आपने डायरेक्टली बायर को चुना, डायरेक्टली बायर से आपने बातचीत करी सेलर ने, तो कोई ट्रांसफर के एक्सपेंस नहीं देने पड़े। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू आप मकान बेचते हैं तो बायर को भी कमीशन देना पड़ता है और सेलर को भी कमीशन देना पड़ता है। तो जो सेलर का कमीशन है वो माना जाएगा एक्सपेंसेज ऑन ट्रांसफर। इस एक्सपेंसेज ऑन ट्रांसफर को माइनस करके एक नया नाम आएगा यहाँ पर, वो आएगा नेट सेल कंसिडरेशन। यानी कि जो ऊपर का सेल कंसिडरेशन था वो ग्रोस सेल कंसिडरेशन था, और एक्सपेंसेज ऑन ट्रांसफर को माइनस करके जो वर्ड आएगा वो आएगा नेट सेल कंसिडरेशन। इसमें से दो चीजें और माइनस होंगी, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी मैं पूरा लिख रहा हूं और आपको भी पूरा लिखना है, लेकिन आगे क्वेश्चन करते वक्त मैं वर्ड यूज करूंगा COA। तो लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लेस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। यहां मैं पूरा लिख रहा हूं, आगे यूज करूंगा मैं COI। तो ये माइनस होने के बाद, ये जो माइनस होने के बाद है ये आ जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये आ जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बताइए सभी बच्चों को ये फॉर्मेट जो है क्लियर है या नहीं है। कुछ भी तो याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। मतलब जैसे मैंने अभी आपके एग्जाम्पल लिया था और फॉर्मेट जब तक बताया भी नहीं था आपको, तब भी आपने इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो उसी को हमने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। जल्दी से बताइए कि सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि नहीं है। जो बच्चे रिकॉर्डिंग से क्लास देख रहे हैं वो भी अपने मन में, जब भी मैं क्वेश्चन पूछा करूं, अपने मन में जरूर एक जवाब तलाश कीजिए
और उसके बाद जब मैं आंसर देता हूँ, फाइनल आंसर भी मैं देता हूँ, तो उस जवाब को जो भी आपके मन में रहा है उस जवाब को मेरे आंसर से कंपेयर करिए। उससे पता लग जाएगा आपको कि आपका जवाब सही था या गलत था। सोचने का काम जरूर करना है, ऐसा नहीं है कि जो रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं और वो सोचें कि हमें सोचने की क्या ज़रूरत है। तो सोचें ज़रूर, उससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलिए, सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई है। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, एक दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, सेम क्वेश्चन लेता हूँ। आपने कोई बिल्डिंग जो है, आपने कोई जो बिल्डिंग है 10 लाख रुपए की परचेज करी, 10 लाख रुपए की परचेज करी 2003 में। उसके बाद आपने उसमें कुछ खर्चा किया, 5 लाख रुपए का खर्चा किया आपने 2005 में, और आज आपने वो बिल्डिंग 18 लाख रुपए की सेल कर दी, 18 लाख रुपए की सेल कर दी, और ये करी है 2021 में, यानी कि आपके प्रीवियस ईयर में। सेम क्वेश्चन है तो शायद आपका जवाब भी सेम ही होगा कि मैं पूछता हूं कि प्रॉफिट कितना हुआ, मैं पूछता हूं प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, जल्दी से बताइएगा। तो जवाब सेम ही है आपका, क्योंकि क्वेश्चन भी सेम था मेरा, तो जवाब भी सेम है। वेरी गुड, कि 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। लेकिन एक चीज मैं समझाना चाहता हूं इसमें कि क्या रियल टर्म्स में आप इसे प्रॉफिट कह सकते हैं 3 लाख रुपए का? मैथमेटिकली तो चलिए ठीक है, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्या रियल टर्म्स में इसे प्रॉफिट कहा जा सकता है कि हमने 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए, यानी कि 1-2 साल के अंदर ही 15 लाख रुपए हमने, एक तरह से 2005 तक हमने 15 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, और आज हमारी वो प्रॉपर्टी 2020-21 में 18 लाख रुपए की सेल हो रही है। तो क्या वास्तव में हम ये कह दें कि 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है? क्या जो 2005 में हमने 15 लाख रुपए खर्च करे हैं, तो आज की करेंसी की वैल्यू और 2005 की करेंसी की वैल्यू क्या कंपेरेबल है? आप सोचिए कि क्या दोनों की जो करेंसी वैल्यू है, दोनों ईयर की करेंसी वैल्यू है, क्या वो कंपेरेबल है? नहीं है कंपेरेबल। तो जब नहीं है कंपेरेबल, हम ये खुश होते रहे मैथमेटिकली कि 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया है, तो क्या हमारी खुशी जायज है? आंसर इज नो। तो ऐसे केस में जहां गैप ज्यादा हो, जहां गैप ज्यादा हो ईयर्स का, तो हम इस तरीके से कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। हमें 2005 की जो वैल्यू है, 2003 की जो वैल्यू है, हमें 2020 में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। हम ये देखेंगे कि जो हमने 2003 में 10 लाख रुपए खर्च करे थे, तो आज 2020-21 में उन 10 लाख रुपए की वैल्यू कितनी है? हो सकता है 20 लाख हो सकता है वो 30 लाख रुपए की वैल्यू है, और हम खुश हो रहे हैं कि हमने 18 लाख रुपए का सेल कंसिडरेशन प्राप्त कर लिया, तो 3 लाख का प्रॉफिट हो गया। आप खुद सोचिए, 2000, आज भी 10 लाख रुपए बहुत होते हैं, लेकिन 2003 में 10 लाख रुपए की वैल्यू क्या रही होगी? आप सोचिए, 2005 में हमने 5 लाख रुपए खर्च करे इंप्रूवमेंट में, तो उस समय 5 लाख रुपए की वैल्यू क्या रही होगी? तो हमें ये करना पड़ेगा कि 2003 की वैल्यू जो है 10 लाख रुपए, 2005 की जो वैल्यू है 10 लाख रुपए, उसे आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस टेक्निक को कहते हैं इंडेक्सेशन। इस टेक्निक को कहते हैं इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन करना मैं बताऊंगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब भी होगा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सेल कंसिडरेशन में से, जैसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालते वक्त सीधे क्या माइनस कर देते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हम सीधे क्या माइनस कर देते हैं? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। लेकिन इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंस्टीड ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी डिडक्टेड। इंस्टीड ऑफ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल बी डिडक्टेड। अब क्यों करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि इंडेक्सेशन कैसे किया जाएगा। करना इसलिए जरूरी है, आप ये सोचिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप 5 किलोग्राम में 100 ग्राम जोड़िए, आप 5 केजी में, आप 5 किलोग्राम में ऐड कीजिए 100 ग्राम, तो क्या आप ये कहेंगे
105 105 कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। या तो आप 5 kg को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके 100 ग्राम उसमें जोड़ेंगे, यानी कि 5000 ग्राम ये आ जाएगा और 100 ग्राम ये है, तो आप ये कह सकते हैं कि 5100 ग्राम। या तो ये आंसर आपका आएगा, या आप ये करेंगे कि 100 ग्राम को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो वो आएगा 0.1 किलोग्राम। तो या इसका आंसर आएगा आपका 5.1 kg। इसी तरीके का तो आंसर आएगा आपका। या ये करेंगे कि सीधे मैथमेटिकली जोड़ देंगे, 5 किलोग्राम प्लस 100 ग्राम दिख रहा है, न्यूमेरिक आपने जोड़ा, आपने उसका ध्यान ही नहीं रखा कि 5 तो किलोग्राम था और 100 ग्राम था। तो इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 2003 की जो वैल्यू है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 2020 के रेट से। इसी तरीके से जो 2005 की वैल्यू है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें किस करेंसी में, 2020 की करेंसी में। तब जाके हम प्लस माइनस कर सकते हैं और वास्तव में रियल टर्म्स में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तभी निकल के आएगा। तो पहले तो हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, फिर मैं इंडेक्सेशन करना बताऊंगा। तो फॉर्मेट तो उसी तरीके का है, लेकिन बस उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस होना है। तो हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन for the assessment year 2021-22। सबसे पहले सेल कंसिडरेशन आएगा, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, क्योंकि एक्सपेंसेस जो होंगे ट्रांसफर पर वो तो सेल वाले ईयर में ही होंगे। जब दोनों के ईयर एक हैं तो यहाँ तो इंडेक्सेशन का कोई मतलब ही नहीं है, दोनों की जो वैल्यू है एक तरीके से वो सेम है, सेम बेसिस है। तो ये जो आ जाएगा हमारा आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। ये मैं बता दूं कि नेट सेल कंसिडरेशन मुझे पूरे कैपिटल गेन में एक आध जगह ही जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना इस नाम को दिए हुए 3 चीज़ें हमें लेस करनी है अगर क्वेश्चन में होंगी। तो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर माइनस करना है, डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करना है, तीनों को माइनस करके सीधे कैपिटल गेन भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे पहले माइनस करने के बाद एक नया नाम दें नेट सेल कंसिडरेशन। एक आध जगह ही जरूरत पड़ेगी मुझे, तो वहाँ जरूरी है, अदरवाइज हर जगह जरूरी नहीं है लेस। लेकिन अगर आप ये करते हैं तो गलत भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ये गलत हो जाएगा अगर आप हर जगह इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो हर जगह मेथड चल जाएगा लेस। अब आएगा इंडेक्स। ये इंडेक्स कैसे होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये माइनस करेंगे आप, और लेस आएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है या नहीं है? तो चलिए एक बार फॉर्मेट भी देख लेते हैं, जो मैंने आपको नोट दे रखे हैं उसमें भी देख लेते हैं कि किस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए आपके सामने ये फॉर्मेट है, तो मैं बता देता हूं कि कहां तक का फॉर्मेट मैंने करा दिया है। कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, फुल वैल्यू कंसिडरेशन जिसे हम सेल कंसिडरेशन का नाम देते हैं, लेस एक्सपेंस इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, तो सीधे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यह आ जाएगा ग्रोस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहां तक का करा दिया है, अभी एग्जेम्पशन मैंने नहीं कराई है। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया था चार्जिंग सेक्शन में कि जो भी हमारा कैपिटल गेन निकलता है तो 54, 54B, 54D, 54EC, 54F कुछ सेक्शन है जहां पर हमारा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। तो अगर एग्जेम्पशन की कंडीशन सेटिस्फाइड है तो देखना पड़ेगा कितना अमाउंट एग्जेम्प्टेड है, तो उतना अमाउंट घटा देंगे तो बाकी आ जाएगा आपका टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसी तरीके से ये है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस होती है और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ही लेस होता है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये मैं बता दूं
केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में ही इंडेक्सेशन करना है। शॉर्ट टर्म भी अगर आप देखें तो 3 साल से तक अगर आपके पास कोई एसेट है नॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से, मेन डेफिनेशन के हिसाब से, तो वो शॉर्ट टर्म होती है। तो वहाँ पे भी हर साल देखा जाए कि जो करेंसी की वैल्यू में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। ये बेनिफिट जो अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में ही अवेलेबल होता है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए कि क्या सभी बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। अब आपकी स्क्रीन के सामने इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट है। देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ इंडेक्सेशन अपने आंकड़ों के हिसाब से इशू किए हैं, और इंडेक्सेशन जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका 2001-2002 से। ये प्रीवियस ईयर आप समझ लीजिए, फाइनेंशियल ईयर आप समझ लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर के इंडेक्सेशन होते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से बेस ईयर है 2001-2002। तो उस बेस ईयर में अगर हम ये मान लेते हैं कि किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर 100 रुपये है, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि 2002-2003 में वो 105 रुपये की हो गई है, यानी कि 5% का इंक्रीमेंट आया है। 2003-2004 में 109 ये वैल्यू हो गई है। 2004-2005 में ये 113 वैल्यू हो गई है। और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते हमें अपने ईयर से मतलब है 2020-2021 ये वैल्यू हो गई है 301। यानी कि गवर्नमेंट ये कहती है कि जो वैल्यू अगर कोई चीज़ 1 लाख रुपए की थी 2001-2002 में, तो आज 2020-2021 में यानी कि आफ्टर 20 ईयर 3 गुना तो उसकी वैल्यू वैसे ही हो गई है। तो ये इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट है। इंडेक्सेशन नंबर दिए हुए हैं। अब आप ये पूछेंगे कि क्या सर ये इंडेक्सेशन नंबर याद करने हैं? आंसर इज नो। केवल आपको अपना करंट ईयर याद होना चाहिए और एक बेस ईयर याद होना चाहिए। एक तो करंट ईयर याद होना चाहिए आपका, और एक आपका होना चाहिए बेस ईयर। तो बेस ईयर तो 100 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और करंट ईयर वो याद कर लीजिएगा। अगर इसके अलावा पेपर में जरूरत पड़ती है, पड़ेगी तो है ही है, तो वो आपको पेपर में उस ईयर के इंडेक्स नंबर जरूर देंगे। तो एक आपको 2021 का याद होना चाहिए, 301 है, और बेस ईयर जो है आपका 2001-2002 उसका जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है आपका 100 है। ये 2 याद होने चाहिए, इसके अलावा आपको जरूरत नहीं है। अब आपको इंडेक्स करना कैसे है? देखिए, इंडेक्स करने के लिए बड़ा सिंपल सा है। माना मैं बात करता हूं कि जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था 2003 में आपने कोई चीज 10 लाख रुपए की परचेज की है, ठीक है। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है 2021 की वैल्यू में। तो इंडेक्सेशन में क्या होता है, जिस ईयर में आपने परचेज करी है उस ईयर के इंडेक्स नंबर से आप डिवाइड कीजिएगा। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं 2003 में परचेज की है, आप इस तरह से समझिए, क्योंकि 2003 मैंने लिखा है लेकिन हमें एक पर्टिकुलर डेट पता होगी वहां पर। तो 2003-4 में हमने परचेज की है, 10 लाख की परचेज की है। तो 2003-4 में इंडेक्स नंबर था 109, यानी कि 109 से डिवाइड कीजिए। वो जो करंट ईयर है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, यानी कि 2021 में कन्वर्ट करना है, तो 301 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इससे ही आ जाएगा कि जो वैल्यू आपकी 2003-4 में 109 रुपये थी, यानी 10 लाख रुपए जो है 109 के इक्वल है, तो आज की तारीख में वो वैल्यू कितनी बैठेगी। तो अगर इसका फॉर्मूला बनाएं तो कैसे बनेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला बनाएं तो कैसे बनेगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर इन विच एसेट इज परचेज्ड बाय द एसएससी। और यही हमारा फॉर्मूला है। कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, जनरल से फॉर्मूले हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन विल बी डन एज अंडर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि 10 लाख मेरे केस में, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है उसे भी इंडेक्स कर देंगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाइड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, वो हमेशा ही आपका 301 होगा, डिवाइड बाय CII ऑफ द ईयर इन विच इंप्रूवमेंट वाज डन।
जल्दी से बताइए कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है या नहीं आया है। और इंडेक्सेशन जो है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में ही करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के केस में नहीं करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम जिस मकान में रहते हैं वो तो 2001 से भी पहले का है, मेरे फादर के भी फादर ने परचेज कर रखा है, या फादर ने भी परचेज कर रखा है तो 95 में परचेज कर रखा है, ऐसी बहुत सारी एसेट्स होंगी। तो वहाँ इंडेक्सेशन कैसे करेंगे? अगर कोई एसेट जो है बिफोर 1 अप्रैल 2001 एक्वायर की हुई है तो इंडेक्सेशन कैसे करेंगे? क्योंकि 2001 से पहले के तो इंडेक्सेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, हमें 100 ही उसका बेस ईयर लेना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक और चीज अलाउ कर दी है उसमें कि जो भी एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले की हैं तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उनकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 मौजूद है। आप किसी भी वकील के पास जाएंगे तो वो भी आपको बता देगा, आपके मकान, दुकान, प्लॉट, जो भी आपके ज्वेलरी, जो भी आपके पास एसेट्स हैं तो सारी की सारी वैल्यू रिकॉर्ड में दर्ज हैं। तो उस केस में गवर्नमेंट ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर शैल बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सपोज कीजिए आपके पास 1975 की कोई जमीन पड़ी है, 1 लाख रुपए में आपने परचेज की थी और आज 2020 में आप उसे 5 करोड़ रुपए में सेल करना चाह रहे हैं, तो कैसे निकालोगे आप? 5 करोड़ रुपए सेल कंसिडरेशन तो हो गया, चलिए, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप इंडेक्स कैसे करेंगे? तो हम ये देखेंगे 1975 में 1 लाख रुपए की आपने परचेज करी है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 से वो 50 लाख रुपए आती है। खरीदी आपने 1 लाख रुपए, लेकिन 1 अप्रैल 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू से 50 लाख आती है, तो आप 1 लाख के इंडेक्सेशन नहीं करोगे, आप करोगे 50 लाख रुपए का इंडेक्सेशन। यानी 50 लाख को डिवाइड करोगे बेस ईयर से 100 से, क्योंकि उससे पहले के इंडेक्सेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे आप 301 से। तो जो भी एसेट बिफोर 1 अप्रैल 2001 है तो सारी की सारी एसेट्स में आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 इफ इट इज हायर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कुछ केस में आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो सकता है ज़्यादा हो और फेयर मार्केट वैल्यू कम हो। ऐसा नॉर्मली शेयर मार्केट के केस में हो सकता है कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदी थे 1995 में, 50 लाख रुपए के खरीदे थे, और वो घट के 1 अप्रैल 2001 को 50 लाख की वैल्यू 10 लाख रुपए रह गई है, और आज 2020 में आप उसे सेल करना चाह रहे हैं, तो कैसे करोगे आप? 50 लाख को इंडेक्सेशन करोगे या 10 लाख को करोगे? तो विच एवर इज हायर, अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है तो कॉस्ट को आप हायर करें, इंडेक्सेशन करेंगे। इंडेक्सेशन होगा 100 से, क्योंकि उससे पहले के हमारे पास इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं है। तो जल्दी से बताइए कि ये चीज़ क्लियर हो गई या नहीं हुई है, और इस चीज़ को मैंने थ्योरी में भी यहाँ लिख रखा है, जिससे आपको बाद में अगर भूल जाएं तो रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो however, if the asset is acquired by the assessee before 1 April 2001, he may opt for the market value as on 1 April 2001 to be the cost of acquisition. In this case, indexation will be done as under cost of acquisition or fair market value as on 1 April 2001, whichever is higher. आप ये मत समझिए कि हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू ही लेना है, whichever is higher मल्टीप्लाइड बाई CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाई 100। ये क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बता दीजिए सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है या नहीं हुई है? सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है या नहीं हुई है? वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये ध्यान रखिएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मैंने बता ही दिया, लेकिन अगर इंप्रूवमेंट आपका बिफोर 1 अप्रैल 2001 है, इट कंप्लीटली टू बी इग्नोर्ड। यानी कि 2001 के बाद का, 1 अप्रैल 2001 के बाद का ही इंप्रूवमेंट आप इंडेक्सेशन करेंगे। इफ इंप्रूवमेंट इज डन बिफोर 1 अप्रैल 2001, इट कंप्लीटली टू बी इग्नोर्ड। कुछ भी उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा, वो कैलकुलेशन में कहीं भी नहीं आएगा। तो इस चीज को भी लिख दिया।
any expenses or improvement before 1st April 2001 are to be completely ignored. Therefore, cost of improvement only after 1st April 2001 by the SSC should be indexed. तो जो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपकी आफ्टर 1st अप्रैल 2001 है वही ध्यान में रखी जाएगी, उससे पहले की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ध्यान में नहीं रखी जाएगी। जल्दी से बताइए कि क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है। जल्दी जल्दी बताइए कि चीज क्लियर हो गई है या नहीं हुई है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसे थोड़ा सा और मैं फॉन्ट बड़ा कर देता हूं जिससे आपको और क्लियरली विजिबल हो जाए। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ई परचेज ए हाउस ऑन 26 ऑफ जून 2011। तो 28 जून 2011 कौन से ईयर में पड़ा? 11-12 में। 2011-12 में आपका ये डेट पड़ी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें इस फाइनेंशियल ईयर का इंडेक्सेशन चाहिएगा। 4 रुपीज 1,10,000, 1,10,000 रुपये का आपने परचेज किया एंड पेड 10,000 फॉर गेटिंग द प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन हिज नेम। वो 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भी दी जिससे वो आपके नाम में हो जाए। तो बताइए जो 10,000 रुपये क्या है, किस चीज का काम करेंगे ये? जल्दी से बताइए कि जो 10,000 आपने रजिस्ट्रेशन फीस दी है किस नाम से मैं इन्हें पुकारूं? वेरी गुड मनीषा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के नाम से। तो जो 1,10,000 है प्लस 10,000 ये बनेगी आपकी रियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि जो इंडेक्सेशन करना पड़ेगा आपको वो 1,20,000 का करना पड़ेगा, ना कि 1,10,000 का। ऑन 15 जून 2012 यानी कि 12-13 की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 12-13 की बात कर रहे हैं। ही स्पेंड 80,000 एज इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट की कॉस्ट हो गई ऑफ द हाउस। द हाउस वाज सोल्ड ऑन 21 अक्टूबर 2020। तो जहां मैंने एक्स यूज कर रखे हैं ज्यादातर जगह, तो वो आप अपना प्रीवियस ईयर लेना है। आपको अपना प्रीवियस ईयर लेना है क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर के हिसाब से मुझे क्वेश्चन करना है। तो इसका मतलब है कि 21 अक्टूबर 2020 को आपने ये हाउस सोल्ड कर दिया अपने प्रीवियस ईयर में। 4 भी 15 लाख। कमीशन ऑफ 15,000 वाज पेड ऑन द सेल ऑफ द हाउस, कंप्यूट द कैपिटल गेन। और कमीशन आपने 15,000 रुपये चुकाया है। तो ये कमीशन क्या है जल्दी से बताइए, ये 15,000 रुपये क्या चीज है? जल्दी से बताइए कि 15,000 क्या चीज है? एक्सपेंसिव ऑन ट्रांसफर। वेरी गुड, एक्सपेंसिव ऑन ट्रांसफर है 15,000। तो 15,000 आपने कमीशन के रूप में चुकाए हैं। सबसे पहले मुझे बताइए इस क्वेश्चन में ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें फिर क्वेश्चन को करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म की करनी पड़ेगी। जल्दी से बताइए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या शॉर्ट टर्म है। तो जवाब आ रहे हैं, मीनाक्षी, मनीषा, सैफाली, सबके जवाब आ रहे हैं कि सर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। वेरी गुड। क्यों है? क्योंकि मोर देन 24 मंथ है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है हाउस प्रॉपर्टी, और हाउस प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? 24 महीने, 36 महीने लगता है। वैसे तो 36 महीने से भी ज्यादा है, हर हालत में ही ये लॉन्ग टर्म होता, लेकिन फिर भी हमें सही पता होना चाहिए कि हाउस प्रॉपर्टी के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो है 24 मंथ से डिसाइड हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग आ जाएगी कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर दैट कैपिटल गेन। Computation of income under the head capital gain। For the assessment year, लिखने का तरीका है for the असेसमेंट ईयर 2021-22। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21। बात वही रहेगी, लेकिन जो लिखने का तरीका है नॉर्मली हम असेसमेंट ईयर के रेफरेंस में लिखते हैं। सबसे पहले बात आती है सेल कंसिडरेशन की।
तो सेल कंसिडरेशन कितना था एक बार देख लेते हैं। सेल कंसिडरेशन था हमारा 15 लाख। सेल कंसिडरेशन था 15 लाख। सेल कंसिडरेशन था 15 लाख। लेस एक्सपेंसेज ऑन ट्रांसफर, लेस एक्सपेंसेज ऑन ट्रांसफर, आई थिंक ये कितने थे, 15,000। और जैसा मैंने बताया था आपको कि हमें एक्सपेंसेज ऑन ट्रांसफर लेस करने के बाद एक नया नाम डालें, नेट सेल कंसिडरेशन। एक आध जगह जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, बाकी चीज़ें भी लेस कर देता हूँ। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक ही कैलकुलेशन है तो यही कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं इसकी। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये देख लीजिएगा। 1,10,000 एक थी और 10,000 एक थी, तो यानी कि 1,20,000। और जैसा कि आपको मालूम है आपका जो प्रीवियस एक इंडेक्सेशन है वो कितना है, 301। और डिवाइड में कौन सा ईयर आएगा, वो आएगा 11-12। तो जल्दी से देख के बताइए 11-12 का इंडेक्सेशन नंबर क्या है। हम भी देख लेते हैं कि 11-12 का इंडेक्सेशन नंबर क्या है। तो वो मुझे मिल गया है 184। वो मुझे मिल गया है 184। वो मुझे मिल गया है 184। तो यहाँ पर 184 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितना आता है। मैं भी अपनी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 301 डिवाइड बाई 184। जल्दी से बताइए कितना आया सभी बच्चों का। 1,96,304। बिल्कुल मेरा भी यही आया है, 1,96,304। लेस क्या आएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो इंप्रूवमेंट भी एक ही है, 80,000 का है और वो है 12-13 में। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 301 डिवाइड बाय 12-13 का इंडेक्सेशन हमें देखना पड़ेगा। तो फिर पीछे जाना पड़ेगा। 12-13 का जो है वो है 200, वो है 200। तो 200 से डिवाइड कर दिया। जल्दी से इसे भी कैलकुलेट कीजिएगा। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 301 डिवाइड बाय 200, तो हाउ मच इट कम्स टू, जल्दी से जवाब दीजिएगा 1,20,400। अब इसे माइनस कर दीजिएगा। अब इसे माइनस कर दीजिएगा। 15 लाख माइनस 15,000 माइनस 1,96,304 माइनस 1,20,400। तो हाउ मच इट कम्स टू 11,68,296। ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना सिंपल है और कितना जल्दी कैपिटल गेन का क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप ध्यान दें तो सैलरी के क्वेश्चन में अगर फुल क्वेश्चन को हम करते हैं तो काफी समय लगता है, लेकिन कैपिटल गेन का क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व होता है। जल्दी जल्दी आप अपने कॉपी कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी जल्दी आप कॉपी कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ये आप पहले अपने आप करेंगे, फिर मैं आपको कराऊंगा। समझा जरूर देता हूं मैं आपको, करने से पहले आपको समझा रहा हूं। आर एक्वायर्ड ए रेजिडेंशियल हाउस ऑन 1 सितंबर 78। तो देखिए 1 अप्रैल 2001 से पहले की बात आ गई कि आर ने एक रेजिडेंशियल हाउस जो है 1 लाख रुपए का 78 में परचेज किया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं क्योंकि एक चीज मुझे दिख रही है जो भी मैंने नहीं पढ़ाई है आपको। आर ने ये प्रॉपर्टी अपने बेटे को गिफ्ट कर दी है। तो अभी ये वाला कॉन्सेप्ट अभी आपका रह रहा है गिफ्ट वगैरह का। इसके अलावा हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिएगा, आर एक्वायर्ड लैंड
ऑन आर एक्वायर्ड लैंड ऑन 6 जुलाई 78। आर ने एक लैंड 78 में एक्वायर करी है ₹4,1,20,000। ही कंस्ट्रक्टेड ग्राउंड फ्लोर इन द प्रीवियस ईयर 2005-6। 78 में खरीदने के बाद उसने ग्राउंड फ्लोर को रिकंस्ट्रक्ट कराया एक तरीके से। अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है 6 लाख। तो मुझे बताइए 6 लाख रुपए किस चीज़ का काम करेंगे? इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ? खरीदने के बाद कोई भी आप खर्चा करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप करते हैं तो वो आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। और ये इंप्रूवमेंट क्योंकि 2005-6 में हुआ है तो ये कंसीडर किया जाएगा। ही फर्दर स्पेंड 4 लाख इन कंस्ट्रक्शन फर्स्ट फ्लोर विच वाज कंप्लीटेड इन द प्रीवियस 8-9। एक तो उसने 5-6 में कंस्ट्रक्शन किया और एक उसने 8-9 में कंस्ट्रक्शन किया और 4 लाख रुपए इसमें खर्च किए। इसका मतलब है इसमें जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गई, 2 हो गई, एक 5-6 की हो गई और एक 8-9 की हो गई। द एंटायर हाउस प्रॉपर्टी वाज सोल्ड ऑन 21 अक्टूबर 2020, यानी कि 21 अक्टूबर 2020 को सेल करा। आपका वह प्रीवियस ईयर है ₹4.91 लाख। द एक्सपेंसिव ऑफ द ट्रांसफर वाज 50,000। ये एक्सपेंसिव ट्रांसफर है। और क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से पहले का केस है तो 101% केसेस में आपको क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू जरूर दी जाएगी और वो है 2 लाख रुपए। तो आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख बीस है, 2 लाख बीस अभी हाई है तो 2 लाख रुपए लेना है और 2 लाख को 100 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाई 301 से करना है। ठीक है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2 है तो दोनों को इंडेक्स करना है और दोनों को इंडेक्स करने के बाद माइनस करना है। अब क्योंकि मेन क्वेश्चन में जैसे मैंने करा था वहां एक ही तरह की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट थी तो मैंने वहीं कर दिया था। अगर एक से ज़्यादा है तो पहले आप उनका वर्किंग नोट बना लीजिए, दोनों को अलग अलग इंप्रूवमेंट को इंडेक्स कीजिए और फिर जो टोटल आएगा उसे आप अपने फॉर्मेट में पुट कर दीजिएगा तो वो ज़्यादा सिंपल है। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ कि आपका ठीक है या गलत है। जल्दी से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं आपको 10 मिनट का समय दे रहा हूँ, 10 मिनट का मैं समय आपको दे रहा हूँ। जल्दी से सभी बच्चे बताइए कि सॉल्यूशन हो गया या नहीं हो गया। अपने आंसर भेजिए। अगर सबके आंसर एक जैसे होंगे तो फिर मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को। आंसर भेजना स्टार्ट कीजिए। मैं लिख देता हूँ, चलिए स्क्रीन पर भी जो बच्चे रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं। 6,02,558 यानी कि 60 लाख, ये क्या है आपका 60,25,578। बाकी बच्चे बताइए कि क्या यही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। जल्दी से बताइए कि क्या यही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। अभी केवल एक ही बच्चे का जवाब आया है। जल्दी से बताइए कि क्या यही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। चेंज आ रहा है थोड़ा थोड़ा, इसी का अलग आ रहा है, मनीषा का अलग आ रहा है। चलिए मुझे कराना ही पड़ेगा अब तो ये, अगर बच्चों का आंसर चेंज आ रहा है तो। चलिए मैं सीधे करा रहा हूँ क्वेश्चन को, पूरा फॉर्मेट वगैरह नहीं बनाऊंगा। जैसे हम लिखते हैं कि ऊपर हेडिंग लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट, या कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो चलिए सेल कंसिडरेशन कितना है। सेल कंसिडरेशन हाउ मच, 91 लाख, 91 लाख। इसके बाद एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हैं, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है 50,000। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है 50,000। इसके अलावा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन,
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जैसे मैंने बताया था 1,20,000 या 2 लाख विच एवर हाई है, तो 2 लाख ली जाएगी। मल्टीप्लाई जो की जाएगी वो 301 से ही किया जाएगा, क्योंकि आपका जो ट्रांसफ़र वाला ईयर है उसका इंडेक्सेशन 301 है, और डिवाइड जो है बेस ईयर से किया जाएगा। यहाँ पर जो भी 1 अप्रैल 2001 से पहले की प्रॉपर्टी है सबका जो बेस ईयर लिया जाएगा वो 2001 2002 लिया जाएगा। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 301 डिवाइड बाय 100, तो ये निकल के आता है 6,02,000, ये निकल के आएगा 6,02,000। अब जो है हमें इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट को भी इंडेक्स करना है, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब क्योंकि इसमें दो हैं, तो एक तो तरीका है कि पहले आप वर्किंग नोट्स में निकाल लीजिए और तब यहाँ पे जाके फाइनल फिगर को रख दीजिएगा, और एक तरीका ये भी है कि मैं यहीं पर दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ ईयर वाइज। एक ईयर था आपका इम्प्रूवमेंट का फर्स्ट फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर जो कंस्ट्रक्ट करवाया था 2005-06 में, तो मैं ईयर वाइज इन्हें कर देता हूँ 2005-06 की अलग कर देता हूँ, और इसके अलावा एक कराया था जी आपने 2008-09 में, और 6 लाख और 4 लाख इस तरह से इनकी कॉस्ट थी 2008-09 में, थोड़ा सा स्पेस देके 2008-09। ठीक है, अब ये देखना जरूरी है कि 5-6 में कितने का था। ये था 6 लाख का, पहले था 6 लाख का, फिर 4 लाख का, तो 6 लाख इंटू 301 डिवाइड बाई 5-6 का मुझे देखना पड़ेगा अभी, और ये 4 लाख इंटू 301 और डिवाइड बाई 8-9 का मुझे अभी इंडेक्सेशन देखना पड़ेगा। तो 5-6 का और 8-9 का देखना है, एक ही बार में देख लेंगे, बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5-6 का जो है 5-6 का जो है वो है हमारा 117, और एक है 8-9 का 137, 117 और 137, 117 और 137, 117 और 137, 117 तो यहाँ पर आ गया और 137 यहाँ पर आ गया। चलिए, तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 301 डिवाइड बाय 117, तो इट कम्स टू 15,435,89.74 है, तो 90 कर देते हैं ऐसे, तो 15,43,590 ये आ गया है। और 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 301 डिवाइड बाय 137, इट कम्स टू 8,78,832। तो देख लीजिएगा किसकी कैलकुलेशन कहाँ पर गलत है, और ये आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या है ऊपर 91 लाख माइनस 50,000 माइनस 6,02,000 माइनस 15,43,590 और माइनस 8,78,832। तो ये आया आपका, ये आएगा 60,25,578, 60,25,578। तो इसी का किस किस का आंसर था? मनीषा का सही था, इसी का कहीं ना कहीं गलती कर रही थी कैलकुलेशन में, और मीनाक्षी का भी सही है 60,25,578। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, कहीं ना कहीं इसी का से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए कि सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो गई या नहीं हुई है। आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को निकालने के और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के क्वेश्चन को करने के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसी को अब हमें अगली क्लास के माध्यम से
थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, थोड़ा सा टेक्निकलिटीज और केस स्टडी बढ़ती चली जाएंगी, कॉन्सेप्ट बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन जो बेस है वो यही रहने वाला है। तो जल्दी से बताइए कि सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है या नहीं है। जल्दी से अपने जवाब भेजिए कि यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, और आगे की चर्चा हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।